नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हो गए हम सुपर टेस्ट 6 के साथ। और आज का हमारा जो टेस्ट है ये विश्व मानव दिवस से लिया गया है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको बता दें। प्रतिदिन हम इसी प्रकार का सुपर टेस्ट लेकर आते हैं जिसमें आपसे 10 सवाल पूछे जाते हैं और 10 मिनट का ये जो सेशन है इसमें प्रत्येक चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम यहाँ टेस्ट के रूप में डिस्कस करते हैं। आज का जो टेस्ट है साथियों, इसमें आपको कुछ बोनस मिलने वाला है। अब बोनस क्या मिलेगा वो आपको वीडियो के अंत तक पता लगेगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मानव निवास की मूलभूत इकाई क्या है? फटाफट आप कमेंट करके बता दीजिए। मानव निवास जो है उसकी मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन आपके ये रहे, रोटी, कपड़ा, मकान और उपर्युक्त सभी। तो फटाफट से यहाँ पर आप कमेंट करके बता दीजिए मानव निवास जो है साथियों इसकी मूलभूत इकाई क्या है। आपके ऑप्शन जो है वो हमें, आपके कमेंट जो है वो फटाफट मिलने चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है रोटी, फिर है कपड़ा, फिर मकान और फिर उपर्युक्त सभी। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा है मानव निवास की मूलभूत इकाई क्या है। तो साथियों निवास की जो मूलभूत इकाई है ये आपको हमें कमेंट करके बतानी है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, मकान। साथियों निवास की बात कर रहे हैं तो मकान, आवास या हमारे जो घर जिनको बोलते हैं ये मानव निवास की मूलभूत इकाई होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देख लीजिए। कोटा जिले की सांगोद तहसील का खुर्द गांव किस प्रकार के अधिवास का एक अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन ये रहे, एकाकी अधिवास, सघन अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास। तो अब आप अपना आंसर है ये फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। कोटा जिला जो है उसकी सांगोद तहसील है साथियों, और उसका एक गांव है खुर्द गांव। वो निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का एक अच्छा उदाहरण है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। एकाकी अधिवास, सघन अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास। तो ये साथियों यहाँ पर ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, मिश्रित अधिवास। यानी ये जो खुर्द गांव है ये मिश्रित अधिवास का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की और। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वे नगरीय अधिवास जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है और 50 लाख से कम होती है उनको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नगर, महानगर, सन्नगर और वृहत नगर। तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। यानी जिन अधिवासियों की जनसंख्या जो है 10 लाख से ज़्यादा हो, 10 लाख से ज़्यादा हो और 50 लाख से कम हो, ऐसे अधिवासियों को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन जो है नगर, महानगर, सन्नगर और वृहत नगर। तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पर साथियों यदि हम नगर की बात करें तो नगर की जो जनसंख्या होती है वो 1 लाख से और 10 लाख के बीच होनी चाहिए। महानगर जो होते हैं 10 लाख से 50 लाख के बीच होती है। सन्नगर जो होते हैं साथियों ये दो छोटे छोटे नहीं, दो जो बड़े बड़े नगर हैं वो आपस में जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो ऐसे स्थिति को हम सन्नगर कहते हैं। वृहत नगर जो होते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है उनको हम वृहत नगर या मेगालोपोलिस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा महानगर, जिसको हम मिलियन सिटी भी कहते हैं, मिलियन सिटी या मेगा सिटी भी कह देते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव किस प्रकार के प्रतिरूप का उदाहरण है? यह आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन रहे तीर प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप और अनियमित प्रतिरूप। तो जयपुर जिले का जो बरवाड़ा गांव है साथियों ये आपको कमेंट करके बताना है कि किस प्रकार के प्रतिरूप का उदाहरण है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, तीर प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप और अनियमित प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप में क्या होता है साथियों, यानी जो अधिवास होते हैं वो किसी प्रायद्वीप के पास बनते हैं, इस प्रकार से उनकी जो स्थिति होती है वो तीर नुमा हो जाती है। रेखीय प्रतिरूप जो होता है ये किसी सड़क मार्ग के सहारे, रेल मार्ग के सहारे दोनों ओर इस प्रकार से अधिवासों का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो अधिवासों का निर्माण होता है यानी जब अधिवास एक रेखा के रूप में दिखाई देते हैं तो ऐसे प्रतिरूप को रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। और जयपुर जिले का जो बरवाड़ा गांव है ये रेखीय प्रतिरूप का ही एक अच्छा उदाहरण है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मेगालोपोलिस नहीं है? ऑप्शन दिल्ली, कोलकाता, जयपुर और मुंबई। तो इनमें से बता दीजिए कौन सा जो शहर है वो मेगालोपोलिस नहीं है। मेगालोपोलिस में साथियों ऐसे शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या जो है 50 लाख से ज़्यादा होती है। और मेगालोपोलिस जो शब्द है ये पहली बार किसने दिया था? आपको पता होगा जीन गोटमैन ने। जीन
गोटमैन। तो जीन गोटमैन ने 1957 में ये शब्द पहली बार दिया था। और इसमें भारत के जो दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है और चेन्नई, ये जो 4 शहर हैं ये भारत के मेगालोपोलिस हैं। जयपुर जो है अभी महानगर की श्रेणी में ही आता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, फटाफट से कमेंट करके बताना। 12 जिले का लिसाड़ी गांव किस प्रकार के प्रतिरूप का उदाहरण है? ऑप्शन आपके पास ये रहे, रेखीय प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, मधुछत्ता प्रतिरूप और अनियमित प्रतिरूप। तो 12 जिले का जो लिसाड़ी गांव है साथियों, ये किस प्रकार का प्रतिरूप बनाता है? रेखीय प्रतिरूप के बारे में अभी हमने चर्चा कर ली थी, तीर प्रतिरूप के बारे में चर्चा कर ली थी, और जो जनजातीय होते हैं जैसे दक्षिण अफ्रीका की जो जूलू जनजाति है, ये मधुछत्ता प्रतिरूप बनाते हैं। मधुछत्ता में क्या होते हैं, इनके जो आवास गृह हैं वो इस प्रकार से बनते हैं एक दूसरे के पास पास गुम्बदाकार रूप में, कि ये मधुमक्खी का जो छत्ता है उसके जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे प्रतिरूप को हम तीर प्रतिरूप कहते हैं। 12 जिले का जो लिसाड़ी गांव है ये साथियों अनियमित प्रतिरूप का उदाहरण है। इसे अनाकार प्रतिरूप भी कहते हैं। अनाकार प्रतिरूप का मतलब है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए। अब फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वीडन और फिनलैंड देश जो हैं ये किस महाद्वीप में स्थित हैं? ये आप कमेंट करके बताएंगे। स्वीडन और फिनलैंड जो है साथियों, ये किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो फटाफट से आप कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो साथियों स्वीडन और जो फिनलैंड है ये विकसित देश हैं और ये हैं यूरोप महाद्वीप में। हमारा जो यूरोप महाद्वीप है ये इंग्लैंड वाला पोर्शन है। इंग्लैंड के बाद यहाँ पर इस प्रकार से नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो यहाँ पर ये वाले जो देश हैं साथियों ये हमारे स्वीडन और फिनलैंड हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। फटाफट से आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, गुड़गांव और नोएडा क्रम से किन राज्यों में स्थित हैं? तो ऑप्शन आपके पास ये रहे, गुड़गांव और नोएडा कौन से राज्यों में स्थित हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। गुड़गांव और नोएडा, तो ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। साथियों गुड़गांव जो है ये हरियाणा में है और नोएडा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। साथियों यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें हम प्रतिदिन कक्षा 12 भूगोल विषय के सुपर टेस्ट लेकर आते हैं और उनका टाइम रहता है शाम के 8 बजे। कल कौन सा सुपर टेस्ट होगा, उसका टॉपिक क्या रहेगा, ये वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और इसी प्रकार हम सुबह 8 बजे यानी सुबह 8 AM पर हम आंसर राइटिंग की लाइव क्लास लेकर आते हैं, जिसमें आपको बेस्ट आंसर कैसे लिखते हैं, बोर्ड परीक्षा में हम 100 में से 100 कैसे प्राप्त कर पाएँ, इसके लिए हम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप सुबह और शाम के ठीक 8 बजे हमारे चैनल पर आना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्वेश्चन नंबर 9, भारत के 4 वृहत नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में है? तो फटाफट से आप देख लीजिए ऑप्शन, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ये 4 महानगर हैं। महानगर क्या, वृहत नगर हैं, ये मेगालोपोलिस हैं। इनमें से कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। साथियों आपको पता है ये हमारा जो भारत है, ये जो हमारा भारत है इसमें कर्क रेखा जो है साथियों, यदि हम भारत की बात करें तो कर्क रेखा जो है साथियों, यहाँ पर हम देख लीजिए, ये हमने भारत का मानचित्र बनाने का प्रयास किया है। कर्क रेखा जो है यहाँ से होकर गुजरती है, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपको ये बताना है कि मुंबई जो है, मुंबई की लोकेशन यहाँ पर है, कोलकाता की लोकेशन यहाँ पर है और इसी प्रकार चेन्नई की जो लोकेशन है यहाँ पर है और दिल्ली की लोकेशन यहाँ पर है। तो आपको ये बताना है कि ये जो हैं दिल्ली जो है साथियों, ये कर्क रेखा के उत्तर की ओर हुआ, बाकी सारे के सारे कर्क रेखा के दक्षिण की ओर हुए हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? साथियों जो घास के मैदान हैं उनको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो डाउन्स नाम से किस देश में जाना जाता है? ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो डाउन्स जो घास के मैदान हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। तो ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका में
वेल्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। एशिया, मध्य एशिया में इनको स्टेपीज कहते हैं साथियों, और ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज के बोनस की ओर। आज का जो बोनस है साथियों, आपको हमने 2-3 क्वेश्चन जो है बोनस के रूप में दिए हैं। राजस्थान में अनियमित प्रतिरूप का उदाहरण कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है? उदयपुर में देवबारी, कोटा में सांगोद, बारां जिले में लिसाड़ी गांव और जयपुर का सांगानेर। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अभी हमने डिस्कस भी कर लिया था, बारां जिले का जो लिसाड़ी गांव है ये अनियमित प्रतिरूप का उदाहरण है। एक और बोनस ले लीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप कमेंट करके बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से हैं। राकी पर्वतमाला जो है साथियों, ये यहां पर बताई गई है। राकीज पर्वतमाला जो है उत्तरी अमेरिका में, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में, आल्पस पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया में और हिमालय पर्वतमाला जो है एशिया में। यहाँ पर हिमालय का ये पूरा कर लीजिए। अब इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। राकीज पर्वत जो है साथियों, ये हमारा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके पश्चिमी किनारे पर यहाँ पर इस प्रकार से जो पर्वतमाला फैली हुई है उसका नाम है राकीज पर्वत। इसी प्रकार यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की यदि हम बात करें, ये उत्तरी अमेरिका के बाद में ये जो दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर इस प्रकार इसके पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी किनारे पर एक पर्वतमाला फैली हुई है जिसका नाम है एंडीज। आल्पस पर्वतमाला जो है साथियों, ये यूरोप महाद्वीप में फैली हुई है, स्विट्जरलैंड फ्रांस वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए ये ऑप्शन ही गलत है और यही सुमेलित नहीं है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं और एक बोनस ले लीजिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स और उत्तरी अमेरिका में स्टेपीज। तो ये घास के मैदान और उनके क्षेत्र यानी देश दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आप फटाफट कमेंट करके बताएंगे। अर्जेंटीना में पंपाज ये सही है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स सही है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स ये भी सही है, उत्तरी अमेरिका में स्टेपीज नहीं होते साथियों। स्टेपीज जो होते हैं ये मध्य एशिया में होते हैं, मध्य एशिया में होते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है डी, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा। अब आप जो है अपना स्कोर एक बार हमें कमेंट करके बताएंगे। कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर जो है साथियों ये हम फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और उसके बाद आपका जो स्कोर है ये हमें बता दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम बताने वाले हैं कल का जो टॉपिक रहेगा, कल 8 बजे जो टॉपिक रहेगा साथियों, वो क्या रहने वाला है वो देख लीजिए यहाँ पर आप। तो कल का जो टॉपिक है आपको दिखाई दे गया होगा। कल का जो टॉपिक है साथियों, मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। कल हमारा सुपर टेस्ट 7 होगा और 7 नंबर का जो टेस्ट होगा उसका टॉपिक रहेगा मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। हमारा जो लेसन नंबर 7 है साथियों, यहाँ से मानव व्यवसाय के जो सामान्य परिचय जहाँ पर दिया गया है उससे हम 10 क्वेश्चन लेंगे और उसकी आप तैयारी पूरी तरीके से करके आइए। साथियों यदि आप भूगोल विषय के ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट के वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। हमारे जो टॉपर विद्यार्थी हैं उनके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF नोट्स जो हैं वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और चैप्टर वाइज जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और किसी प्रकार की कोई समस्याएं हो तो आप कमेंट कर दीजिए। अपनी तैयारी को साथियों शानदार तरीके से जारी रखिए। सरकार द्वारा कोविड की जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका पालन कीजिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल रुकने नहीं देना है। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।